अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। ये खबर पूरे पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनी गई कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर कानून एक मुशीर और अटॉर्नी जनरल के हमरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस हाउस में जाकर वहां के आलमी मर्तबे मकीन से मिले हैं। मजीद दिलचस्पी उस वक्त पैदा हुई जब ऑपोजिशन तरीके इंसाफ यानी कि एक भारी भरकम वफ्द को भी मदऊ किया गया और इसके अरकान ने भी इसी जगह चीफ जस्टिस से मिलने का शर्फ हासिल किया, जहां वजीर आजम और उनके रुफका तशरीफ फरमा रहे थे। यूं गोया इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए। बताया गया कि जनाब चीफ जस्टिस अदालती इस्लाहात के लिए पुरअज़म है और इस हवाले से वसी तर मुशावरत का एहतमाम कर रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि मामला बेहतर हो रहे हैं। लग ये भी रहा है कि तरीके इंसाफ को ट्रैक पर लाने की कोशिश कामयाब हो रही है, मगर सवाल ही कि तरीके इंसाफ कौन सी? क्या माइनस इमरान खान वाली तरीके इंसाफ, क्या उन लोगों की तरीके इंसाफ जिनके इक़दाम से पार्टी को हमेशा नुकसान ही पहुंचा है? दूसरी जानब केपीके में सूबाई हुकूमत के खिलाफ वहां के गवर्नर खड़े हो गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम ने कहा कि वज़ीर केपीके अली अमीन गंडापुर को इस्लाह के लिए 1 माह की मोहलत है, फिर हम बताएंगे कि धरना किसे कहते हैं। ये याद रखें कि ईद के बाद तरीके इंसाफ भी वाक़ई खिलाफ एहतजाज की सोच रखती है और पीपल्स पार्टी से एहतजाज को काउंटर करने के लिए ये सब कर रही है। क्या इससे इंतशार फैलने का खदशा है? सवाल ये है। साथ साथ एहतजाज पीटीआई तभी कर पाएगी जब पार्टी के अंदर इत्तेहाद होगा, जब लीडर्स एक साथ होकर खड़े होंगे, तभी कारकुनान बड़ी तादाद में निकलेंगे। मसला सबसे बड़ा ये भी है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमैर नियाजी ने इस हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं। तौर पे हो क्या रहा है कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस में 10 दिन की एक तारीख दे दी गई। अब केसेस चले गए हैं 26-27 पे और इस दौरान ना वकला को मुलाकात करने दी जा रही है। कल भी पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी तकरीबन 8-10 लोग जेल। अब सवाल ये है कि इमरान खान के फैसलों के बगैर पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। सवाल ये भी, क्या जानबूझ के तरीके इंसाफ वालों की मुलाकात अपने ही बानी से नहीं कराई जा रही? सवालात बहुत सारे हैं और कल कराची में मौजूद थे तकरीबन, और आज भी हैदराबाद वगैरह गए हुए थे सारे ही ऑपोजिशन लीडर की मेन क़यादत, जिसमें सलमान अकरम राजा, असद कैसर और ऑपोजिशन अलायंस में जो है वो अपना अचकजई साहब और इसके अलावा लतीफ़ खोसे साहब, और उनसे मेरी भी मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में कुछ सहाफ़ियों ने जब सवाल यही किया कि आखिरकार क्या इस सिचुएशन में जो इस वक्त है उसमें आप लेके जा सकेंगे आगे इस तरह के धरने को या इस तरह के एहतजाज को, तो सवाल कुछ खासा नहीं, सवाल का जवाब जो है वो कुछ खासा नहीं मिला। तो यही वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से लोगों का सवाल है कि भाई आखिरकार पीटीआई के पास इतनी पावर होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही जिस तरह से बढ़ना चाहिए, उसकी वजह क्या है, इसी सब पे बात करेंगे। सबसे पहले जी ज्वाइन किया मेरे साथ राजा खुर्रम नवाज हैं, एमएनए है मुस्लिम लीग नून से, मलिक अहमद खान साहब हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं पंजाब से पीटीआई के, नवाबजादा इफ्तिखार हैं, एमएनए है पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद हमारों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं राजा खुर्रम नवाज साहब आपकी तरफ आती हूँ। राजा खुर्रम नवाज साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन एक ग्रैंड अलायंस की बात कर रही है और उसी के हवाले से हम ये भी देख रहे हैं कि दौरे भी शुरू हो चुके हैं, ख़ास तौर पे कराची में कल ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस वाले सारे मौजूद थे, क़यादत में मरकज़ी, इसके अलावा लाहौर, फिर अभी ये बड़ी एक जो है वो इस्लामाबाद में आ रही है, कल परसों जो है वो एक कॉन्फ्रेंस। तो ये जो अब मुत्तहद होने की खबरें आ रही हैं और मुत्तहद हो भी रही हैं, हुकूमत इस सारी सिचुएशन को कैसे देखती है राजा साहब? देखेंगी, हुकूमत तो कई दफा कह चुकी है अपोजिशन को, खास तौर पे पीटीआई को, कि आए बैठे टेबल पे बात करें। और अब जो इससे पहले भी आपको पता है कि काफी अपोजिशन अलायंस की मीटिंग्स भी हुई, ये किसी अच्छे मकसद के लिए हो रही हैं तो बहुत बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है। मेरे ख्याल में तो सबको, सब पार्टीज को, हुकूमत को, अपोजिशन को बैठ के तो मामलात को हल करना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी इंतशार के लिए इकट्ठा हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में उसमें सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का नुकसान है। अच्छा, तो लेकिन ये डायलॉग कैसे होगा? अगेन डायलॉग तो रुक गए हैं। देखें, हुकूमत तो बार बार दावत देती है कि आए बैठें और बात करें। अगर डायलॉग रोक गए हैं तो दोबारा भी स्टार्ट हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है।
तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, आप अपोजिशन को भी पता है और सारी जमातें जो हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें और इसके लिए ऊपर उनको बैठना चाहिए। और अगर अभी देखें कुछ हमारे मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हुए हैं, बाकी चीजें बेहतर हुई हैं, तो आए पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तो बात करें। और जब पार्लियामेंट का आपको पता है, जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई लेजिस्लेशन होती है, कोई ऐसी चीज होती है, तो वहां पे तो सिर्फ शोर शराबा होता है और आवाम की तो कोई बात नहीं करता। तो हम एज ए हुकूमत तो यही कहेंगे कि आए बैठे टेबल के ऊपर। पहले भी स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, तो अगर ये उसके ऊपर ये सारी पार्टीज राजी होती हैं तो वो दोबारा कमेटी बैठ जाएगी और आगे मामलात को बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल में सबको मिल के बैठना चाहिए और जो भी चीजें हैं वो टेबल के ऊपर बैठ के भी तय होंगे, फिर PTOR तय कर लें और आगे चलें। ठीक हो गए। नवाज़ुद्दीन इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊंगे। नवाज़ुद्दीन इफ्तिखार साहब, क्या हो गया गवर्नर साहब को अचानक से? सूबे के वजीर आला हैं, इतने अहम फैसले कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल टैक्स लेने की भी बात जहां कर रहे हैं, रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, गवर्नर साहब कहते हैं कि हम देखते हैं कि कैसे ज़राअत से ये टैक्स लेंगे और हम यहाँ पे जो है वो टैक्स नहीं लेने देंगे। ये मुल्क की मईशत को खराब करने का काम क्यों गवर्नर साहब ने उठा लिया पीपल्स पार्टी से? नहीं, देखें, अपना जहाँ तक जरी टैक्स की बात है। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, मैंने अर्ज किया कि ना तो सिंध के अंदर ना पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं आया। KP के गवर्नर साहब का एक स्टेटमेंट आया, मगर वहां पर उन्होंने उसके बारे में जो डिटेल्स मांगी हैं, जरी टैक्स जो वो लगाने जा रहे हैं उसके बारे में। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो हम कब से चाहते हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स लगे, टैक्स नेट बढ़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और गवर्नर साहब क्या जो है वो सिविल डिसोबीडियंस की बातें करते फिर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम लेने नहीं देंगे टैक्स, हम देखते हैं सूबे का वजीर आला वो कैसी धमकियों पे उतर आए। वो सारा वहाँ पे उन्होंने डिटेल्स मांगी है कि वो असेंबली के अंदर डिटेल्स दें। तो वो जब असेंबली के अंदर वो डिस्कशंस होंगी तो मामला ठीक हो जाएंगे जी उधर। जी मलिक अहमद खान साहब, आपके वजीर आला ने एक फैसला किया है KP में, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के गवर्नर की जिस तरह की धमकियां हैं, अभी मैं वही नवाज़ुद्दीन इफ्तिखार साहब से बात कर रही हूँ, आप लोग इसको कैसे हल करेंगे? क्योंकि गवर्नर साहब कहते हैं देखता हूं मैं कि कैसे टैक्स लिया जाता है और कौन टैक्स लेता है। जी आपकी आवाज नहीं क्लियर। जी मलिक अहमद खान साहब जी, आपकी आवाज नहीं क्लियर। मलिक अहमद खान साहब आपको आवाज आ रही है? जी आपको आवाज आ रही है अब? जी अब आ रही है। आप दोबारा रिपीट करेंगे? जी मलिक साहब, मेरा सवाल ये था कि मैं अभी नवाज़ुद्दीन इफ्तिखार साहब से भी बात कर रही थी पीपल्स पार्टी वालों से कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि सूबे में KP के में वजीर आला ने अली अमीन गंडापुर साहब ने एक चीज बताई और बड़ी अच्छी बताई, और वो ये कि टैक्स रिफॉर्म के हवाले से उन्होंने कहा कि ज़राअत से हम टैक्स लेंगे, जो कि हम सब चाहते हैं कि टैक्स नेट बढ़े और एग्रीकल्चर टैक्स लगे, जिसके ऊपर गवर्नर साहब ने कहा है कि देखते हैं कि हम कैसे लेते हैं टैक्स। बड़ी धमकियां आ रही हैं गवर्नर साहब की तरफ से, आप लोग क्या करेंगे अब इस पे? देखिए जी, 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम जो सूबे हैं वो अपनी टैक्स रिफॉर्म्स ला सकते हैं, और हम तो बेसिकली एग्रीकल्चर टैक्स लग रहा है, वो आपको भी पता है कि वफाक की एक मजबूरी है, और सिंध में भी लगा है, पंजाब में भी लगा है, KPK में भी लगेगा। तो ये तो अब अवाम के सामने बात और होती है, और पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट में उधर सिंध में एग्रीकल्चर टैक्स लग चुका है, पंजाब में भी लगा है। तो ये ठीक है कि इस बात में कि ये एक शर्त है IMF की। सिंध हाई कोर्ट को बताया गया था जब उन्होंने पूछा कि 2026 तक ये कोई न किसी जिन्स की कीमत मुकर्रर कर सकते हैं और टैक्सेशन भी इन्होंने करनी है। तो एग्रीकल्चर टैक्स तो एक इनकी शर्त है, उस पे तमाम सूबों में लगेगा जी। वो हमने भी इधर एहतजाज किया है पंजाब में। तो एग्रीकल्चर टैक्स तो मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद तो तमाम सूबों को अख्तियार हासिल है कि वो अपनी टैक्सेशन
भी कर सकते हैं। और वैसे भी ये IMF का इन्होंने एक जो मुआहदा किया है वफाकी गवर्नमेंट ने, तो वो अगर ये सूबे नहीं लगाएंगे तो वो खुद लगा देंगे। ठीक है, लेकिन वो तो अब इस तरह की बातें जब होती हैं तो फिर क्या होगा। दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि सवाल एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, चीफ जस्टिस से मिलती है हुकूमती जो वफ्द है और वहां पर जाके बात होती है कि जी चीजों को लेके चले, लेकिन साथ साथ ही PTI के भी डेलीगेशन वहां चला जाता है और वो चीफ जस्टिस से मिलता है। तो आप लोग तो पहले चीफ जस्टिस साहब को मान नहीं रहे थे इनको, अब जब मिल लिए हैं तो क्या एक्सेप्ट कर लिया है? देखिए, बात मानने या ना मानने की नहीं है। एक तो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप ये चीज मान नहीं रहे, लेकिन ये था मोस्टली बनाया जाए। दूसरी बात 26th अमेंडमेंट जिस तरीके से जो एग्जीक्यूट में रहा था, अच्छा अब जब हो गया उसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं मानते। अब अति अक्सरियत की बुनियाद पे जमात ने एक गलत काम किया है तो हो गया 26th अमेंडमेंट का, तो उनके साथ अब ये तो नहीं हो सकता कि मुलाकात ही ना करें। हम तो देखें पहले दिन से हम बैठे हुए हैं, जो आपका 8 फरवरी के बाद का इलेक्शन है उसके बाद हम तो पहले दिन से बैठे हैं और हम हाउस मुकम्मल नहीं है तो हम बैठे हैं। हमारे साथ जो फॉर्म 47 के जरिए किया गया उसके बावजूद हम बैठे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई इस निजाम या उनकी हुकूमत को इस तरह मान लें कि ये कोई एक जायज बात है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, हमने मुज़ाकराती किट बनाई है, हमसे दिल की इजाजत लेते हैं, का ये तो मतलब नहीं कि अगर हम चीफ जस्टिस को मिले हैं तो हम उनको मानते नहीं थे, तो आज मिले क्यों हैं? हमारा वफद किया है, उस वफद ने बात की है, उस वफद के साथ चीफ जस्टिस साहब की बातचीत हुई है, वो मेरे ख्याल में उन्होंने बेहतर एक्सप्लेन कर दी है। उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उधर मौजूद नहीं था, तो जो लोग मौजूद थे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी है जी। ठीक हो गया है। मैं आपकी तरफ आती हूँ राजा खुर्रम नवाज साहब। राजा खुर्रम नवाज साहब, इस पे भी बड़ी तनकीद आ रही है। एक तरफ ये आ रहा है कि जी देखिए जो सारा मामला बना हुआ है, सारी सिचुएशन में ऑपोजिशन और हुकूमत जाके मिलती है जी चीफ जस्टिस से। पहले ये होता था कि अगर पहले हुकूमत में वजीर आजम या कोई मिल लेता था आला ओहदेदार चीफ जस्टिस से तो बहुत तनकीद का सामना होता था, उसे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था। अब आप ही की हुकूमत में आप लोग जाके मिल लेते हो और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो क्या ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है वो ठीक है? फिर आइंदा आने वाली हुकूमतें भी क्या फिर मुलाकातें कर सकेंगी इस तरह से और उसका कोई दबाव नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा आगे के फैसले? ये कैसे कह सकता है कोई? जी देखें जी, मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव है वजीर आजम और वो मिल सकते हैं चीफ जस्टिस पे मुल्क के हालात को देखते हुए और हमारे जो खास तौर पे जो कानून और इंसाफ का एक इदारा है तो उसमें बेहतरी लाने के लिए तो चीफ एग्जेक्टिव का मिलना कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ओपोजिशन भी अगर देखें आज जिस तरह अभी मलिक साहब ने बात की कि ओपोजिशन अगर उनसे मिलती है और मुल्क के कानून और इंसाफ का जो इदारा है उसमें बेहतरी लाने के लिए जो कोर्ट्स के हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनके अंदर लोगों को रिलीफ देने की कोई बात हो तो मेरे ख्याल में इसमें मिलने में कोई हर्ज नहीं है। और जितने भी लोग मुल्क की बेहतरी के लिए और ख़ास तौर पे हमारे इस इदारा जो है सुप्रीम कोर्ट का एक कानून और इंसाफ का इदारा है तो उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए मेरे ख्याल में इसका कोई हर्ज नहीं है कि ऑपोजिशन मिलती है। और चीफ एग्जीक्यूटिव की तो ये ड्यूटी है कि वो तमाम जो इदारे हैं उनके हेड्स जो हैं उनके साथ मिल के तो वो मुल्क के अंदर लोगों को सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए और ये जो हमारे कानून और इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको पूरा करने के लिए उनकी कोर्ट्स के अंदर जो लोगों के केस पेंडिंग हैं उनको किस तरीके से हम बेहतरी ला सकते हैं, हम अपने इस निज़ाम को किस तरीके से डिजिटाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल में मिलने में तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है।
और किसी को इसके ऊपर एतराज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, नवाबजादा इफ्तिखार साहब। अच्छा, मैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब की तरफ वापस जाऊंगी, मलिक अहमद खान साहब की तरफ जाऊंगी। मलिक अहमद खान साहब, अच्छा अब ये जो प्रोटेस्ट की बात हो रही है और जो फुल फ्लेज एक तरीके से रमजान के बाद की जो तैयारियां हो रही हैं, ये इस दफा किस लेवल पर तैयारियां हैं? क्योंकि पहले भी जो हुआ 26 नवंबर को प्रोटेस्ट, उसमें हमने देखा कि क्या हालात रहे, और उससे पहले भी जो प्रोटेस्ट होते रहे। तो अब ये जो प्रोटेस्ट है उसमें ग्रैंड अलायंस इंटैक्ट रहेगा, सारे लोग इंटैक्ट रहेंगे? जो वर्कर है, जो सपोर्टर है, जो इस वक्त नाराज बैठा हुआ है, या जो उसकी ये सोच है कि जी हम हर बार निकलते हैं लेकिन लीडरशिप क्या करती है, उसका क्वेश्चन ये है, वो कितनी मजबूत होकर खड़ी रहती है, क्या इस दफा उसको जो है वो ट्रस्ट दिला पाएंगे और उसको दोबारा से साथ ले पाएंगे? देखिए मेरी बात सुने रजा, असल बात ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस बात को आप याद रखें कि वो एक मखसूस हालात से गुजर रही है। और अगर आप 13 जनवरी 2024 से देखें, जब हमारे से हमारा निशान ले लिया गया और जितनी फस्तैयत का हम शिकार हुए, और उसके बाद आज दिन तक जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सलूक हो रहा है, तो उसमें वर्कर्स और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे डट के खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, आप इतनी FIRs हुई हैं पंजाब में जिस तरह 26 नवंबर को एक वाकया हुआ, और उसके बाद पहले हम कहते थे कि 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसके बाद अब हम कहते हैं कि 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो उसमें यह तो नहीं है कि कोई निकल नहीं रहा। अगर कोई नहीं निकल रहा तो जो FIRs हुई हैं, और उसमें तकरीबन 20,000 लोगों पे जो नामालूम FIRs हैं, अगर कोई नहीं निकल रहा था तो नामालूम लोग कहां से आ गए? पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक अपोजिशन का हक होता है वो जलसे भी करे, उसका फंडामेंटल राइट है वो जुलूस भी निकाले, और ग्रैंड जो अपोजिशन अलायंस है वो बन रहा है, और मेरे ख्याल में वो तकरीबन तकमील के मराइल में है इंशाअल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद जरूर एहतजाजी सियासत शुरू होगी, और एहतजाजी सियासत से और सियासी जमातों को दबाने से अगर सियासी जमातें खत्म होती तो मेरे दोनों मोहतरम भाई ये बैठे हैं, तो मैं ये एक जमाने में डिक्टेटरशिप ने दबाया था पीपल्स पार्टी को, बल्कि मैं तो जुडिशल मर्डर ही कहूंगा, जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई और उसके बाद मोहतरमा शहीद हुई, और जब इनको मुस्लिम लीग नून को जब मुशर्रफ के दौर में किया गया सारा उनपे, तो क्या इन्होंने इनकी जमातें खत्म हो गई? सियासी जमातें कभी खत्म नहीं होती, ये वक्ती तौर पे जरूर होता है, लेकिन ये एक बड़ा यूनिक पहली दफा हो रहा है कि सियासी जमात को एक सियासी जमात भी साथ खत्म करने पे तुली हुई है। बड़ी बदकिस्मती ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी जमात भी मिली हुई है, लेकिन कभी जो लोगों के दरमियान सियासी जमातें होती हैं वो किसी न किसी शक्ल में जिंदा रहती हैं। तो मेरा जो ख्याल है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं कि ईद के बाद एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा और एक ग्रैंड एहतजाज भी शुरू होगा। जी अच्छा, ये बनेगा तो, लेकिन अभी जैसे राजा खुर्रम नवाज साहब कह रहे हैं कि जी इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए, और ऑपोजिशन को हमने बार बार मुज़ाकरात की दावत दी है कि बैठे हमारे साथ, टेबल ऑन हो और डिस्कशन करें। क्या वो मुज़ाकरात जो शुरू भी हुए थे, क्या वो अब मजीद आगे बढ़ने की कोई तवक्कुआत नहीं है कि ये अब मामला बस एहतजाज पे ही जाएगा? क्या बैठ के कोई बात नहीं हो सकती? क्या मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं? जी मलिक अहमद खान साहब। देखिए, आज ये मुज़ाकरात के दरवाजे कभी भी नहीं बंद होते, लेकिन एक चीज है, राय साहब बैठे हैं कि एक मुज़ाकराती कमेटी को आप उसके चेयरमैन, उसके बानी, उस जमात के सरबराह से 2 महीने मिलने भी ना दें, तो इतने बड़े मुज़ाकरात कैसे कामयाब होते? पहली बात। और पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि ये सियासी जमातों के पास एक मौका है कि इन मुज़ाकरात को कामयाब करें, और खुद कामयाब करें, बजाय इसके कि चलो ये हमें कहते थे पहले कि आप किसी के इशारे पे आए, अब हम इनको कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके तो ये बात खत्म होनी है ना जी। तो आज ये बात खत्म कर दें और खुद अपने मुज़ाकरात सियासी जमातें करें, और उन देखिए, मैं
अपोजिशन लीडर पंजाब, अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली, लीडर ऑफ द अपोजिशन आपके सेनेट, उनको 2 घंटे अडयाला चौकी में बिठाए रखा और स्पीकर्स ने इंटरवीन किया उस वक्त के कौमी असेंबली के भी और सूबाई असेंबली के भी और चेयरमैन सेनेट ने भी, तो तमाम को उधर से रिलीज किया गया। यानी और उसके बाद फिर ये 24 नवंबर वाला ऐलान हुआ। अगर आप सियासी जमातों के पॉलिटिकल लोगों को उनके लीडर से नहीं मिलने देंगे तो फिर फैसले जो होंगे वो इंतशार की तरफ ही जाएंगे ना जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुलाकात, अब अभी भी हमारी मुलाकात बंद है जी, ये हम थर्सडे को गए, हमें किसी ने नहीं मिलने दिया जी, उन्होंने कहा नहीं मिलने देना। अब या तो ये कहें कि हमारे पास ये अख्तियार नहीं है आपको मिलवाने का, तो हम तो पहले दिन से ही यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त सियासी जमातों को मुकम्मल बाख्तियार होके अपने फैसले करने चाहिए। गो कि हमारे साथ वो सलूक हुआ है जो कि सब कंटिनेंट में मेरा ख्याल में किसी जमात के साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद हम मुज़ाकरात में भी बैठ रहे हैं, उसके बावजूद इनसे जलसों की इजाजत भी ले रहे हैं, इनको एप्लीकेशंस भी दे रहे हैं, और हर जलसे पे ये हमें पहले जो 2 दफा इजाजत दी तो वो भी एक दफा लाहौर काना मंडी में जाके दी और सारी रात इन्होंने कंटेनर खड़े कर दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि खुद अगर फैसले नहीं करेंगे तो तीसरी कुव्वत को आने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तीसरी कुव्वत को आने से कोई नहीं रोक सकता। राजा खुर्रम नवाज साहब क्या कहेंगे आप मलिक अहमद खान साहब जो कह रहे हैं उस पर? देखिए जी, मलिक साहब ने जो बात की है, बात ये है कि इस वक्त तो यही हो रहा है कि जब हुकूमत वक्त, जाहिर बात है एक सियासी जमात की है, तो जब वो बात करते हैं कि आए बैठे सियासी लोगों से बात करें, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमने इनके साथ बात नहीं करनी, और बार बार कभी उस तरफ खत लिखा जाता है, कभी कुछ किया जाता है, और खत का जवाब भी आपको पता है कि बड़े दूर से किस तरीके से दिया गया कि, और असल चीज यही है कि सियासी जमातें इस मुल्क की खातिर इकट्ठा हों और इकट्ठे होकर बात करें, और जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनके मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते और वो दरवाजे खुले रहने चाहिए, और पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी बात हतमी नहीं होती। और इसलिए मेरे ख्याल में दूसरी जो मलिक अहमद साहब ने बात की है, देखें जब भी जलसे की इजाजत दी, जिस तरह 26 नवंबर को हुआ, इनको बाकायदा से जगह दी गई, इनको कहा गया कि आप 26 नंबर चुन्नी के ऊपर रुक जाएं या आप संजानी में कर लें, फिर पिशावर मोड़ कहा गया, लेकिन वो एक जोर जबरदस्ती थी, और यही बात है कि वो जोर जबरदस्ती फिर वो डी चौक में आया। अब डी चौक में तो कोई ऐसी चीज थी नहीं कि जिसको ये फौरन उतारते और वापस चले जाते, लेकिन ये इस तरह से ये होगा नहीं कि मुल्क के अंदर यूं ही मुल्क पटड़ी के ऊपर चढ़ता है कि थोड़ा सा हमारे मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं, कोई ना कोई इस मुल्क के अंदर इंतशार शुरू हो जाता है। और जिस तरह मलिक साहब ने बात की कि देखें, मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को इस मुल्क की खातिर सोचना चाहिए। मैं बशमूल हुकूमत की बात करूंगा, और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन जमातें हैं उसके अंदर जो भी बड़ी जमातें हैं उनको बैठ के तो इसका कोई नया अमल तय करना चाहिए कि हमने किस तरीके से मुल्क के अंदर सियासत करनी है। देखें, आज हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम बिल्कुल खुली छुट्टी दे दें कि जो मर्जी आए इस मुल्क के अंदर किया जाए, बेशक वो हमारे लॉ एंड फोर्सेस के ऊपर हमले हों, बेशक वो हमारे जो इदारे हैं उनके ऊपर हमले हों, या हम ये करें कि रोडें ब्लॉक कर दें, मुल्क का एक निज़ाम जिंदगी उसको ख़त्म कर दें, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, तो इसके ऊपर हम सब लोगों को सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं PTI के अपने भाइयों से कहूँगा कि देखें, वो बहुत सारे ऐसे गरीब वर्कर जो आज मैं आपको बताऊं कि जेलों के अंदर हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनको बहुत सारे ऐसे जो मतलब इस वक्त जिनके जहनों के अंदर एक जहर बोया गया है, उसको खत्म होना चाहिए। और मेरे ख्याल में सब लोगों को बैठ के मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर मुज़ाकरात करने चाहिए, और मुल्क के अंदर एक बेहतर तरीके से पॉलिटिक्स भी करनी चाहिए। और इस जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अगर अपनी मैं को ख़त्म करना पड़ता है तो मेरे ख्याल में
उसमें कोई आर नहीं किसी भी लीडर को महसूस होनी चाहिए। और हर दफा देखें, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो वो नून के ऊपर सारी चीजें हुई, उनके साथ भी ज्यादतियां हुई, पीपल्स पार्टी के साथ भी हुई। तो इन सब चीजों को ही देख के तो अब आज सीख जाना चाहिए और इन सबको इकट्ठा बैठना चाहिए और मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बात करनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे बड़ा, वैसे तो हम कहते जरूर हैं सारे पार्लियामेंटेरियन जब पार्लियामेंट के अंदर होते हैं कि सबसे सुप्रीम इदारा है पाकिस्तान का, तो अगर सुप्रीम है तो उसी के अंदर बैठ के बात करनी चाहिए और बात को मुल्क की खातिर करनी चाहिए। किसी इंडिविजुअल के लिए बात नहीं करनी चाहिए, इस मुल्क की आवाम के लिए बात करनी चाहिए, इस मुल्क के मसाइल के ऊपर बात करनी चाहिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए और इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए। हम सबको अपने आप को माइनस करके तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करने के लिए हमें बैठना चाहिए। लेकिन मसला तो ये कि वो कहते हैं कि आप नहीं बैठ रहे, आप कहते हैं कि वो नहीं बैठ रहा है, इसका फैसला कौन करेगा कि आखिरकार कौन नहीं बैठ रहा? बार बार तो अभी भी यही बात हुई। राजा साहब एक मिनट में सवाल ले लेना पूरा। बात तो अभी भी यही हुई ना कि जब उन्होंने कहा कि जी जब आप बना ही नहीं रहे कमीशन, जुडिशल कमीशन, तो हम क्यों बैठे हैं? असल तो बात ही हमारी है कि आप हमें जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि जी फैसला इंक्वायरी हो कि आखिरकार क्या हुआ था। आप इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं बस। अच्छा, ये माजी में भी यही मसाइल है, इल्जाम पहले उनकी तरफ से लगते थे, आप कहते हैं नहीं जी हम ठीक हैं। अब एक तो मसला यही है ना कि जो अपोजिशन में होता है वो इल्ज़ाम लगाता है या हुकूमत में होता है तो वो इल्ज़ाम लगाता है, और एक जो पार्टी होती है वो कह रही होती है कि नहीं जी हम ठीक हैं। इसको कौन डिसाइड करेगा? देखिए, ये बैठ के सियासतदानों ने डिसाइड करना है, ठीक है? तो बैठ ही नहीं रहे हैं। सियासतदानों से बेहतर मैं समझता हूँ कि कोई भी इसको डिसाइड नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल में मैं बार बार यही कहूंगा कि सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए और आपस में बैठ के इन चीजों को तय करना चाहिए। और जहां तक जुडिशल कमीशन की बात है कि देखें, कुछ मेरे ऊपर केस चल रहा हो और मैं कह दूंगी जी मेरी पहले जुडिशल कमीशन बनाए, देखें वो अब कोर्टों के अंदर केस हैं, फैसले हो रहे हैं, बहुत सारे फैसले इनके हक के अंदर हुए और बहुत सारे इनके खिलाफ भी हुए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सारे के सारे मतलब केसेस जो हैं वो झूठे हैं, वो बायस्ड हैं या इस तरह की बात। तो मेरे ख्याल में ये चीजें भी अगर ये दिल से, मेरे ख्याल में ये लोग सारी चीजों को पीछे रख के तो अगर ये बैठेंगे तो बैठ के ही इन मसाइल का हल होगा। ठीक है, बैठ के ही मसाइल का हल होगा। वापस आती हूँ आपकी तरफ मलिक अहमद खान साहब। वो हुकूमत तो कह रही है बैठ के ही मसाइल का हल है, अब आप क्या कह रहे हैं? जी मलिक साहब आवाज आ रही है? देखिए राज साहब ने जिस तरह जी जी आ रही है, एक्चुअली मैं सफर में, देखिए राज साहब ने जिस तरह ये बात की है ना जी, हम तो पहले दिन जो भी जिस तरह भी ये जी मलिक साहब आपकी आवाज थोड़ा सा लाउड बोलें। जी जी मलिक साहब आवाज आ रही है आपको? मलिक साहब आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, बार बार डिस्टॉर्शन है। आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, मलिक साहब की आवाज बार बार ड्रॉप हो रही है। और मैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब की तरफ जाऊंगी। नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? मलिक साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आप जी 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 मलिक साहब, अब आवाज जी जी हमने एक मुतालबा किया। देखिए इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है, हमारा एक ही मुतालबा था कि हम चाहते थे कि 9 मई का जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। अगर 9 मई का जुडिशल कमीशन बना दिया जाता तो कई वाकयात ऐसे जो हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे वो ना होते। तो मेरा ख्याल है कि इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट लेती है, उस वक्त इन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया और हम ये उस वक्त कहते थे कि आपके पास चलो जिस तरह भी गवर्नमेंट आ गई है तो आप ये आप जुडिशल कमीशन बना लें। हमारा मेन मुतालबा भी उस वक्त की हुकूमत के साथ यही था। तो अब मैं ये समझता हूँ कि
इस हद तक तो बात ठीक है कि हमें बैठ के अपने मामलात को देखना चाहिए, लेकिन अब इनके अख्तियार में क्या है? अब बेअख्तियार मुज़ाकरात का तो कोई फायदा नहीं। तो मेरे ख्याल में अब भी टाइम है, अभी मैं समझता हूं कि एक टाइम है और इस टाइम में हमें देखना चाहिए और हमें इस टाइम को अवेल करना चाहिए। अगर ये टाइम सियासतदानों के हाथ से निकल गया तो फिर ये टाइम नहीं आएगा। ठीक हो गया है ये टाइम, अगर निकल गया सियासतदानों के हाथों से तो निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब आपका, राजा खुर्रम नवाज साहब आपका। नवाबजादा इफ्तिखार साहब चले गए जी, उनसे नहीं हो सकी पूरी गुफ्तगू। और यकीनी तौर पे अगर ऑपोजिशन और हुकूमत नहीं बैठेगी टेबल पर तो फिर सड़कों पर ही आएगी, और अगर ये नौबत वहां तक गई तो फिर अगेन सवाल ये है कि स्टेबिलिटी 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 की जो हम बातें करते हैं वो किस तरह से आएंगी मुल्क के अंदर, चाहे माशी स्टेबिलिटी हो या फिर सियासी, या फिर सियासतदानों को बैठना हो या फिर मईशत को बेहतर करना हो, उसके लिए आपको स्टेबिलिटी की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से फिक्र इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।